अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में हमने पढ़ा था पूर्व के लेक्चर में कुछ ऐसे बिंदु जो नागरिकता और मौलिकता से जुड़े हुए थे। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका। तो आइए पढ़ते हैं संघीय कार्यपालिका। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आज का टॉपिक है हमारा संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका का अर्थ ये है कि संघ के रूप में, एज अ एसोसिएशन। तो हमारे भारत के जो समस्त राज्य हैं, साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये एक संघ है। और जो इसकी कार्यपालिका है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 यानी अनुच्छेद 52 में यह वर्णित है कि कार्यपालिका की यानी संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 52 यानी 52 में यह प्रावधान है कि यानी ये व्यवस्था दी गई है कार्यपालिका की समस्त शक्ति कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में निहित है। निहित है माने समाहित है, जुड़ी। समझ आ गई बात। दूसरा बिंदु क्या है कि हमारे देश में जो व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है। यानी भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था को
अपनाया गया है। ठीक है, हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था है? पार्लियामेंट्री अरेंजमेंट, संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, आता है। अब चूंकि जब संसदीय प्रणाली है, ठीक है, तो संसद के वैसे तो 3 अंग माने गए हैं। संसद के 3 अंग हैं इस तरह से: राष्ट्रपति, और ये फिर लोकसभा, और ये राज्यसभा। तो आप देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के ये सदस्य ये मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, मंत्रिमंडल। और ये मंत्रिमंडल जो है ये प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ ये संसदीय व्यवस्था है। बट जो हमारा राष्ट्रपति है, तो आप देखते हैं कि संसद की गतिविधियों में राष्ट्रपति की अनुमति भी आवश्यक है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री अपने कृतित्व से समय समय पर राष्ट्रपति को अवगत भी कराता है। तो यानी हमारा राष्ट्रपति की जो गरिमा है, तो गरिमा तो है, बट उसकी जो पावर्स हैं वो एज लाइक अ फैमिली मेंबर की तरह ही है, उस वृद्ध फैमिली मेंबर की तरह है जो घर का मुखिया तो है, लेकिन जो उसके बाद वरिष्ठ सदस्य हैं वो अपनी मर्जी के हिसाब से अपने तौर तरीके से ही काम करते। तो यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र का, नाम मात्र का प्रतिनिधि होता है। यानी नाम मात्र की कार्यपालिका, यूं कह सकते हैं, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, सारे पावर जो है राष्ट्रपति में तो निहित है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है यानी राष्ट्रपति की सलाह से ही कार्य करता है, लेकिन जो करना है यानी संसद जिस काम को करने का उद्देश्य बना लेती है उसे करती है अवश्य। ठीक है, तथा प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक, अब आप ये देख लिए हैं कि जो प्रधानमंत्री है और उसका मंत्रिमंडल ये वास्तविक कार्यपालिका है। बात समझ में आ रही होगी, रियल। तो इस तरह से अगर सवाल ये आ जाए कि भारत की वास्तविक कार्यपालिका है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल, उपरोक्त सभी, इस तरह से सवाल बन जाए
तो आपका उत्तर होगा प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल। ठीक है, तो अब जो है आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति हमारा जो है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। समझे? तो अब राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या हैं? योग्यताएं जो है, पहली योग्यता ये है कि वह भारत का नागरिक हो। यानी राष्ट्रपति जो है भारत का नागरिक हो। किसी विदेशी को राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो वो तभी जब उसने भारत की नागरिकता को ग्रहण कर ली हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी नागरिकता किसी अदर कंट्री की है और वो भारत में राष्ट्रपति बनना चाहे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे, तो ये संभव नहीं है। ओके, दूसरी जो विशेषता ये है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए। 35 से अधिक हो, लेकिन 35 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगली बात यह है कि वह लोकसभा का चुनाव, ठीक है, या लोकसभा का सदस्य होने की, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। यानी एज MP, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की वो एबिलिटी रखता हो, योग्यता हो, तो ही वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और इसके बाद और भी बातें, वह पागल या दिवालिया ना हो। वह पागल या दिवालिया, दिवालिया का तात्पर्य आप समझते हैं? ये दिवालिया का तात्पर्य है कि यानी उसने किसी भी संस्थान से, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहाँ से लोन लेने के पश्चात उसकी अदायगी शेष न हो। यदि उसने कहीं से लोन लिया है, ऋण लिया हुआ है, तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो या चुकता कर दिया गया हो, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। उस पर जो है किसी भी तरह की कहीं से भी कर की लोन की अदायगी शेष नहीं होना चाहिए। अगर ये लोन की अदायगी शेष है तो दिवालिया कहलाता है। समझ आया? वो पागल या दिवालिया न हो। साथ ही साथ वह किसी लाभ के पद पर न हो। वह किसी लाभ के पद पर न। बात समझ आ गई? तो अब लाभ के पद का पद क्या है कि कोई भी ऐसा सरकारी संस्थान या प्राइवेट संस्थान जहाँ से वेतन निर्गत होता हो, अगर उसे वेतन प्रदान किया जाता है तो वो लाभ का पद माना जाएगा। तो ये स्थिति नहीं होना चाहिए, यानी कि
उसके पास किसी भी प्रकार का लाभ का पद नहीं होना चाहिए। तो नोट कर लीजिए इसे। अब आगे आइए, निर्वाचन प्रक्रिया। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ठीक। निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया यानी इलेक्शन। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किस प्रकार किया जाता है, किस तरह से इसका चयन होता है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, ठीक है। तो हाँ, राष्ट्रपति के लिए जब पर्चा दाखिल किया जाता है, राष्ट्रपति पद के लिए जब भी कोई व्यक्ति पर्चा दाखिल करवाता है यानी अपना नामांकन करवाता है, तो कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। नामांकन के समय कम से कम 50 जो है प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो ये प्रपत्र होता है, जो पर्टिकुलर फॉर्म भरा जाता है, तो उसमें प्रस्तावक और अनुमोदक का कॉलम होता है। तो जो भी प्रस्तावक हैं और अनुमोदक हैं उनके उसमें साइन जरूरी है। यानी 50, ये बात याद रखिए कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ओके। अब आगे की बात आती है। तो मैंने बताया कि इसका निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है और इसे इलेक्ट करने के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। तो पॉइंट देख लीजिए। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से भारत का राष्ट्रपति इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। चुना जाता है। बात समझाई। और जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जिसमें संसद के ये सवाल पूछा गया है भाई, सवाल यहां से बनता है, याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड एमपीज हैं, समझ में आया, चुने हुए संसद सदस्य हैं। राज्यसभा का सदस्य है तो भी वो संसद सदस्य कहलाता है, और लोकसभा का सदस्य है तो भी वो संसद सदस्य ही कहलाता है। तो दोनों सदनों के जो इलेक्टेड पर्सन्स हैं, यानी सांसद हैं, वो मतदान करेंगे, यानी निर्वाचक मंडल में होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य विधानसभाओं इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त राज्य विधान सभाओं तथा संघीय विधानसभाओं ठीक है, राज्य विधानसभाओं तथा संघीय विधानसभाओं, यानी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं कर दीजिए, संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं, जो संघीय क्षेत्र है, संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं, संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य तथा संघीय विधानसभाओं के सदस्य मिलकर जो निर्वाचक मंडल है, तो निर्वाचक मंडल का रूप देते हैं। यानी ये सभी मिलकर के राष्ट्रपति का चयन करते हैं, ठीक है, वोट के द्वारा, मतदान के द्वारा। तो अब चूंकि ये हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा चुना जाता है, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। अगर इसमें हम समस्त नागरिकगण स्वयं वोट डालें, अपना मतदान करें, जैसा कि लोकसभा का सदस्य या विधानसभा का सदस्य चुनते समय हम मतदान करते हैं, अगर वही प्रणाली होती तो ये प्रणाली जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाती या प्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में जानी जाती। बात समझ आ गई होगी, है ना। तो एक चीज और समझ लीजिए, खास बात यह है कि चाहे वो राज्यसभा की विधानसभा हो, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हों, अथवा लोकसभा के मनोनीत सदस्य हों, अथवा राज्यों की विधान सभाओं के चुने हुए सदस्य मनोनीत सदस्य हों, तो ये यानी मनोनीत सदस्य जो है निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। विशेष बात है, खास बात यह है, ठीक है, कि दूसरा मैं पॉइंट है, नोट कर देता हूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति के
यहाँ से क्वेश्चन बना है, सैकड़ों बार बना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य संसद के मनोनीत सदस्य, अब वही मतलब हो गया, यानी दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, कॉमा, संसद के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभाओं के राज्य विधान सभाओं के एवं विधान परिषदों की राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, मनोनीत यानी नॉमिनेटेड, मनोनीत सदस्य एवं राज्य विधान परिषदों के सदस्य राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचन में भाग, सवाल पूछा गया है यहाँ से सवाल बनता है कि राष्ट्रपति के दो सवाल बनते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। एक तो इससे सवाल बनता है, दूसरा सवाल बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो आपको समझ में आ गया कि संसद के मनोनीत सदस्य, साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य, यानी जो राज्य की विधान परिषदें होती हैं उनके मेंबर जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, मतदान गुप्त रहता है, गोपनीय होता है। मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है। ठीक है, मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और सफलता प्राप्त करने के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कोटा यानी 50% प्लस 1 होना चाहिए या मत प्राप्त होना चाहिए। बात समझ आ गई होगी। ये न्यूनतम कोटा होना चाहिए, यानी जितने मतलब टोटल वोट्स हैं उनका 50% और 1। बस समझ आ गई। मान लीजिए 100 वोट हैं तो 100 का आधा 50 और 1 मिलाकर के 51 वोट कम से कम मिलना चाहिए, न्यूनतम कोटा। समझ में आ गई बात? तो नोट कर लीजिए इसे।
एक चीज अभी मैंने आपको बताई थी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, इसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो भी लोग मतदान कर रहे हैं, यानी संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये मतदान कर रहे हैं, तो वो अपनी वरीयता का वोट देते हैं, वरीयता का वोट क्रम रखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जेड, मान लीजिए इस जेड व्यक्ति ने प्रथम वरीयता दे दी जो है बी को, ये तो ये मतपत्र में उसके सामने लिखना होता है, ए को उसने 3 दी और सी को 2। इसी तरह से कोई मान लीजिए अगला व्यक्ति है, उसने ए को 1 मत दिया, बी को दूसरा दिया और सी को तीसरा दिया। फिर डी व्यक्ति ने जो है बी को पहला दिया, ए को दूसरा दिया और सी को तीसरा दिया। फिर और कोई अगला व्यक्ति है, उसने भी जो है बी को पहला मत दिया और ए को जो है तीसरा दिया और सी को दूसरा दिया। इसी तरह से फिर अगला व्यक्ति आया, उसने जो है अपना वरीयता मत जो है बी को 1 दिया और ए को दूसरा दिया, सी को तीसरा दिया। फिर इसके बाद फिर अगला व्यक्ति आया, उसने भी इसको प्रथम वरीयता का वोट दिया, इसको जो है द्वितीय वरीयता का, इसको तृतीय वरीयता का। तो सबसे पहले जब काउंटिंग होगी तो इसमें प्रथम वरीयता के वोट गिने जाएंगे, 1 नंबर के वोट गिने जाएंगे, किसको सबसे ज्यादा 1 नंबर के वोट मिले। लेकिन अगर इसमें व्यक्ति निर्वाचित नहीं हो पाता है और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके दूसरे वरीयता के वोट ज्यादा हैं, यानी दूसरे मान लीजिए प्रथम वरीयता के वोट मान लीजिए 50 है और द्वितीय वरीयता के वोट 52 है, तो द्वितीय वरीयता यानी दूसरे क्रम वाला व्यक्ति ही निर्वाचित माना जाएगा। तो ये प्रणाली जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहलाती है। और ये मतदान जो है अप्रत्यक्ष यानी मतदान क्यों कहलाता है, क्योंकि हम लोग जो है अपने जो है लोकसभा सदस्य यानी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। इसके बाद हम अपने विधान सभा के सदस्य यानी MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं। तो आप जानते हैं कि एमपी जो होता है वो बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, लोकसभा ज़्यादा बड़ी होती है और विधानसभा छोटी होती है ना। तो ये ज़्यादा लोगों का मतदान करता है, सारी प्रतिनिधित्व करता है, और ये एमएलए जो है कम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके लिए एक रेशियो बना दिया जाता है कि एक व्यक्ति बराबर जो है कितने वोट के होगा, तो उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हो गई इसके निर्वाचन से जुड़ी हुई चीज। अब आती है बात शपथ की, ठीक है। शपथ, राष्ट्रपति जब चुनाव जीत जाता है तो शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश, बात समझ आ गई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति के समक्ष अथवा इसकी अनुपस्थिति में, मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है, इसका पद रिक्त है, तो अथवा इसकी अनुपस्थिति में, इसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो फिर सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम, जो सबसे ज्यादा बड़े हैं, सबसे ज्यादा वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, शपथ ग्रहण करता है। बात समझ आ गई होगी? ओके। अब जो है आते हैं उपलब्धियां और उसके भत्ते। तो सबसे पहले वेतन देखते हैं, उपलब्धियां। तो इसमें है जो वेतन है राष्ट्रपति का, तो 1999 में इसे बढ़ा करके जो है 3.4 लाख रुपए, 3.4 लाख प्रति माह कर दिया गया है। ठीक। रहने के लिए निःशुल्क आवास, जिसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं, इसमें 1000 कमरे हैं, वो प्राप्त है। मुफ्त बिजली, मुफ्त टेलीफोन, ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे जो है सुविधाएं इसको प्राप्त होती हैं। और अनुच्छेद 59 में ये वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल में, राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसका वेतन और उसके भत्ते, उसका वेतन और भत्ते घटाए नहीं जा सकते हैं, घटाए नहीं जा सकते हैं। जो राष्ट्रपति का वेतन है या भत्ते हैं, उसके कार्यकाल में, जब तक उसका वर्किंग टाइम है, यानी 5 साल के लिए इलेक्टेड है, तो 5 साल के अंदर उसके वेतन और भत्ते घटाए नहीं जा सकते। ठीक है। और राष्ट्रपति का चुनाव जो है, एक बात ये कि मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कार्यकाल ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है। मान लीजिए 3 साल बाद ही राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो बचे 2 साल। तो अब इस अवधि में जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा, वो आगे के 5 वर्षों के लिए चुना जाएगा, ना कि शेष अवधि यानी 2 वर्ष की अवधि के लिए। यहाँ से भी सवाल बनता है, पूछा गया है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन यदि इस अवधि के पहले ही किसी राष्ट्रपति का चुनाव होता है,
तो वो आगे के 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा, शेष अवधि के लिए नहीं चुना जाएगा। यानी मैंने जैसे अभी समझाया कि यदि उसकी मृत्यु 3 साल की अवधि पूरी करने के बाद हो जाती है तो उसका चयन आगे के 5 वर्षों के लिए होगा, ना कि जो 2 वर्ष बचे हैं उसके लिए होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर जो है पुनर्निर्वाचन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी एक राष्ट्रपति यदि वो 5 साल के लिए राष्ट्रपति रहा तो आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए भी वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है, कोई भी प्रतिबंध नहीं है उसके लिए। बात समझ आई? कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी बॉन्ड नहीं, कोई मनाही नहीं। तो इस तरह से ये राष्ट्रपति हो गया। अब अनुच्छेद 61 के अनुसार, अनुच्छेद 61 के अनुसार या अनुच्छेद 61 के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके, क्या महाभियोग, सवाल यहां से पूछा गया है, अनुच्छेद 61 के आधार पर राष्ट्रपति में जो है महाभियोग लगा करके इसे राष्ट्रपति के पद से मुक्त किया जा सकता है, इसे इसके पद से हटाया जा सकता है। बात समझ में आई? और साथ ही साथ ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, यानी लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की कार्यवाही किसी भी सदन से आरंभ की जा सकती है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि साथ ही साथ एक बात और समझ लीजिए कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो 6 महीने के भीतर, मैक्सिमम 6 महीने के भीतर जो है दोबारा चुनाव करके राष्ट्रपति का चयन करना आवश्यक है। ठीक है, इट इज़ कंपलसरी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब जो है इसकी शक्तियाँ और उसकी जो है पावर्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।